दोस्तों स्वागत है आपका इस वक्त की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जी हां, एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी को लेकर आज बेहद बड़ी खबर आई है। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से, साथ ही आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको अभी भी सब्सिडी मिल रही है। बात करें अगली बड़ी खबर की। जी हां, इस प्रदेश की सरकार ने अब इन लोगों और फैक्ट्रियों को दिया काम करने का निर्देश। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से अगली बड़ी खबर में। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी किसी बैंक में खाता है तो आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर है। जी हां, वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें वरना आपके काम की खबर आपसे छूट सकती है। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपका खाता किस बैंक में है ताकि हम आपके बैंक से जुड़ी सही खबर आप तक पहुंचा सकें। जी हां, इसी के साथ दोस्तों गरीबों और छोटे व्यापारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसे भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही जानेंगे कि किस प्रदेश में 3 महीने बिजली का बिल हो सकता है माफ। जी हां दोस्तों चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वक्त की पहली खबर के साथ। जी हां, आईआईटी दिल्ली टेस्टिंग किट बनाने वाला पहला संस्थान मौजूदा किट से 1/4 सस्ती। जी हां दोस्तों, अब भारत को चीन या अन्य देशों पर कोविड-19 के टेस्ट के लिए निर्भर नहीं रहना होगा। आईआईटी दिल्ली कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। आईआईटी की पीसीआर आधारित टेस्टिंग किट को आईसीएमआर ने मंजूरी भी दे दी है। हालांकि इस किट का उत्पादन कितना होगा इस बारे में जानकारी नहीं है। यह किट बाजार में मौजूदा किट की अपेक्षा 1/4 सस्ती हो सकती है और इसकी खास बात यह है कि इससे संक्रमण का पता भी जल्दी लग जाएगा। इस किट को संस्थान को कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस यानी केएसबीएस की टीम ने तैयार किया है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की और जी हां, सोनिया पर टिप्पणी मामले में अर्नब को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत के लिए अपील कर सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को डिबेट के दौरान सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर पर स्टे दिया है। नागपुर में दायर केस को मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अर्नब और उनके चैनल को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश में गोस्वामी के खिलाफ 3 हफ्ते तक किसी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। जी हां, इस दौरान वे अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की और जी हां, दूसरे राज्यों में फंसे करीब 10 लाख मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार, कार्य योजना बनाने के निर्देश। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। शुक्रवार को टीम 11 के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों व उनके परिवारों को वापस लाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर इसका पूरा रोड मैप बनाकर 3 दिन में उनके समक्ष में पेश किया जाए। जी हाँ, बता दें लॉकडाउन के दौरान अभी तक 5 लाख मजदूर यूपी में आ चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में अभी भी 10 लाख मजदूर फंसे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों में तैनात नोडल अफसरों से सभी मजदूरों की वापसी चरणबद्ध तरीके से कराने के लिए रोड मैप मांगा है। पहले उन लोगों की वापसी की जाए जो लोग अलग अलग राज्यों में क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके हैं। उन्हें वापस लाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी क्वारंटाइन किया जाए। इसके बाद वे मजदूर आएंगे। जी हां, जो काम धंधा बंद होने की वजह से अपनी अपनी जगह फंसे हैं। यूपी में वापसी पर भी मजदूरों का मेडिकल जांच के बाद क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इतना ही नहीं, घर वापसी के बाद उनके लिए रोजगार की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की और जी हां, दूसरे प्रोत्साहन पैकेज को लेकर आज मिलेंगे मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 48 घंटे में घोषणा संभव। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार दूसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की दिशा में काम कर रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार यानी आज मुलाकात करेंगे। इस पैकेज का ऐलान मुलाकात के बाद 24 से 48 घंटों के बीच हो सकता है। इस मुलाकात के दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रोत्साहन पैकेज को लेकर कोई असमंजस नहीं है और सरकार धीरे धीरे अपने लक्ष्य के अनुसार घोषणा करेगी। गरीबों प्रवासी कामगारों पर हो सकता है फोकस। जी हां, एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे प्रोत्साहन पैकेज को लेकर राज्यों, उद्योग संगठनों और अन्य हितधारकों की ओर से बड़ी संख्या में फीडबैक मिला है। इस पर व्यापक विचार विमर्श किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में शहरी और ग्रामीण दोनों गरीबों पर विशेष फोकस रहेगा। इसमें अपने घरों से दूर फंसे प्रवासी कामगार भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई और
लॉकडाउन से ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स के लिए भी घोषणा हो सकती है। जी हां, बैंकों में 6 महीने तक नहीं होगी हड़ताल, सरकार ने लागू किया नया कानून। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल कर लिया है। यह बदलाव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत किया गया है। बैंकिंग सेवाओं के एक्ट में शामिल होने के बाद अब कोई भी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। जी हां, यह नया नियम 21 अप्रैल से लागू हो गया है। दोस्तों आपको बता दें, 6 महीने तक लागू रहेगा नया नियम। जी हां, वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्त विभाग की ओर से 20 अप्रैल को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए बैंकिंग इंडस्ट्री को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल कर लिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि यह समय सीमा 21 अप्रैल से लागू हो गई है। श्रम मंत्रालय की ओर से 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आर्थिक गतिविधियों पर बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। इसी कारण से बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवाओं में शामिल किया गया है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन के बाद कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने तैयार किया प्लान, अब कम लोगों में होगा ज्यादा काम। जी हां दोस्तों, इस खबर को जानेंगे और साथ ही हम आपको अगली खबर में बताएंगे एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी के बारे में। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करें। तो दोस्तों जान लेते हैं यह खबर। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए इन दिनों देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश में किस तरह कामकाज होगा, इसको लेकर सरकार ने खाका तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद सरकार का मकसद होगा कम से कम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा काम। जी हां, जिससे कि देश की इकोनॉमी भी पटरी पर लौट जाए और लोग कोरोना से भी बचे रहें। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बात पर कोई फैसला नहीं लिया है कि लॉकडाउन को 3 मई के बाद आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। जी हां, लेकिन सरकार की तरफ से इन दिनों लॉकडाउन के बाद के हालात पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कृषि और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में कई छूट दी थी। सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद कई तरह की और छूट मिल सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑफिस के स्टाफ को घर से काम करने के लिए कहेगी। इसके अलावा फैक्ट्रियों में भी कामकाज शुरू होगा, लेकिन यहां शिफ्ट की टाइमिंग को बढ़ाकर सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जाएगा। अलग से इसके लिए गाइडलाइन तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा इस बात की उम्मीद कम है कि फिलहाल लॉकडाउन के बाद किसी शादी या फिर धार्मिक आयोजन की छूट मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, गोरखपुर लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें, कोरोना के साए में जीआईडीए की 30 फैक्ट्रियों में काम शुरू। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लॉकडाउन की वजह से ठप अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। जी हां, कोरोना के साए में केंद्र सरकार के गाइडलाइन के तहत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी जीआईडीए में 30 फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य शुरू कर दिया गया है। इन फैक्ट्रियों में खासकर जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन, सैनिटाइजर और खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया गया है। फैक्ट्रियों में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पूरी एहतियात बरती जा रही है। अभी यहां पर मात्र 50% कर्मचारियों और मजदूरों को ही आने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी मजदूरों को फैक्ट्री के अंदर ही रखकर काम कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी काफी फैक्ट्री बंद पड़ी हैं। जी हां, शुरू की गई इन फैक्ट्रियों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का काम अभी आधा अधूरा ही हो पाया है, लेकिन इसे पूरा कराने के लिए जीआईडीए के सीईओ संजीव शरण को जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, करीब 1.25 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों से 37,530 करोड़ रुपए लेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के चलते राजस्व में आई कमी से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को रोकने का फैसला किया है। यानी सरकार की ओर से कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों के डीए को जुलाई 2021 तक के लिए रोक दिया गया है। यही नहीं, 13 मार्च को ही जनवरी से जुलाई 2020 के लिए बड़े 4% डीए के भुगतान को भी रोक दिया गया है। हालांकि पहले से मिल रहा 17% महंगाई भत्ता मिलना जारी रहेगा। दोस्तों आपको बता दें, अनुमान के मुताबिक सरकार को महंगाई भत्ते में रोक से 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। यही नहीं, यदि राज्य सरकारों भी केंद्र का अनुसरण करती हैं तो वे डीए में इजाफे पर रोक के जरिए 82,556 करोड़ रुपए तक की बचत कर सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद ज्यादातर राज्यों में डीए को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां,
कोरोना संकट में एलपीजी सब्सिडी नहीं छोड़ना चाहते, ये है दोबारा शुरू करने का आसान तरीका। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते देश में आर्थिक स्तर पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते बीते 1 महीने से व्यापार, नौकरी पेशा लोगों को सैलरी में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में भी लोग एलपीजी सिलेंडर पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। वहीं वे लोग जो संकट की इस घड़ी में इस सब्सिडी को अब नहीं छोड़ना चाहते, वे आसानी से फिर से सब्सिडी अपने खाते में पा सकते हैं। जी हां, इसके लिए केंद्र सरकार की पहल योजना के अंतर्गत खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ग्राहकों को सबसे पहले https://mylpg.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद 17 अंकों वाली एलपीजी आईडी को दर्ज करना होगा। एलपीजी आईडी न पता होने पर आप पेट्रोलियम कंपनी को सेलेक्ट कर उपभोक्ता संख्या और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी काम हो जाएगा। जी हां, इनमें से किसी भी एक जानकारी को दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे के प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपकी सब्सिडी बहाल कर दी जाएगी। दोस्तों हम आपको इसी तरह रोज महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं, बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।